वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। करंट अफेयर्स की प्रैक्टिस सेट सीरीज चल रही है। ये टेस्ट सीरीज यूपीपीएससी पीसीएस के लिए चल रही है। दूसरे स्टेट के स्टेट पीसीएस के लिए इम्पोर्टेंट है सीरीज। मॉर्निंग में टेस्ट नंबर 254 तक हो गया था। ये टेस्ट नंबर होगा 255। और मॉर्निंग वाले में 11 टेस्ट थे करंट अफेयर्स के, तो नंबरिंग उसी के आगे से कंटिन्यू करेंगे, लेकिन टेस्ट होगा ये नया। चलिए, तो नंबरिंग हम इसको 12 से स्टार्ट करते हैं। तो मॉर्निंग से अब तक का इन दोनों टेस्ट को मिला के हम प्रैक्टिस कर लेंगे 25 प्रश्नों की। ठीक है, यानी 14 प्रश्न इसमें एडेड है। मॉर्निंग में 11 हो गए, 25 हो जाएंगे। तो पहला प्रश्न है यहाँ पर, मतलब 12वां प्रश्न है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, 6 अगस्त 2024 को महाराष्ट्र सरकार ने 426.52 किलोमीटर 426.52 किलोमीटर लंबी किस नदी जोड़ो परियोजना को मंजूरी दी? बेनगंगा नलगंगा नदी, पिंडर स्वर्णरेखा नदी, वेनगंगा पेनगंगा नदी, गोदावरी कृष्णा नदी। देखिए, पिंडर का तो दूर दूर तक संबंध है नहीं महाराष्ट्र से, उत्तराखंड की है वो। तो यहाँ जो आंसर हो जाएगा वो है एक तो बेनगंगा और दूसरी नलगंगा। ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। तो महाराष्ट्र सरकार ने 6 अगस्त 2024 को 426.52 किलोमीटर लंबी वेनगंगा नलगंगा नदी जोड़ो परियोजना को मंजूरी दी थी। इस परियोजना की अनुमानित लागत 88,575 करोड़ रुपए है। और भारत की पहली नदी जोड़ने वाली परियोजना की बात करें तो वह है केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना पर काम वर्ष 1999 में शुरू हुआ था। तो वेनगंगा नलगंगा का नाम याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। 7 अगस्त 2024 को किस राज्य सरकार ने देश के पहले चावल एटीएम या राइस एटीएम का परीक्षण किया? किस राज्य में पहला चावल एटीएम का परीक्षण? हरियाणा नहीं है, पश्चिम बंगाल नहीं है, बिहार नहीं है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, उड़ीसा। तो उड़ीसा सरकार ने 8 अगस्त 2024 को देश के पहले चावल एटीएम का उद्घाटन किया। यह एटीएम भुवनेश्वर में लॉन्च किया गया है। इस एटीएम से राशन कार्ड धारकों को 24 घंटे चावल मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाइए। इससे पहले खाद्य एटीएम का जो पहली बार लगाया था वो हरियाणा सरकार ने लगाया था। क्वेश्चन नंबर 14 है, 9 अगस्त 2024 को किस विषय के साथ विश्व आदिवासी दिवस मनाया गया? या विश्व आदिवासी दिवस 2024 की थीम क्या है? स्वैच्छिक अलगाव और प्रारंभिक संपर्क में आदिवासी लोगों के अधिकारों की रक्षा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। तो विश्व आदिवासी दिवस हर साल 9 अगस्त को मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का मकसद क्या है? आदिवासी समुदायों के अधिकारों की रक्षा करना, आदिवासी समुदायों के योगदान और उपलब्धियों को मान्यता देना, आदिवासी समुदायों के प्रति जागरूकता फैलाना, आदिवासी समुदायों की समस्याओं को उजागर करना। थीम क्या है 2024 की? विश्व आदिवासी दिवस 2024 की थीम क्या है? स्वैच्छिक अलगाव और प्रारंभिक संपर्क में आदिवासी लोगों के अधिकारों की रक्षा। इन सभी टेस्ट का फुल टेस्ट पीडीएफ सीरीज प्राप्त कर सकते हैं पेड टेलीग्राम ग्रुप से। आपको जुड़ना होगा, ये नंबर इस पर व्हाट्सअप करके। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए। हाल ही में भारतीय सेना ने, सेना लिखा है वो, हाल ही में भारतीय सेना ने केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में अपना कौन सा रणनीतिक सैन्य अभ्यास किया? ऑपरेशन चक्रव्यूह, ऑपरेशन ठहराव, ऑपरेशन घेराव, पर्वत प्रहार। भारतीय सेना ने केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में अभी जो ऑपरेशन किया है वो किया है पर्वत प्रहार। ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। और चीन से सटे एरिया में किया गया ये पर्वत प्रहार है। ठीक है, पर्वत प्रहार। तो हाल ही में यानी अगस्त 2024 में भारतीय सेना ने लद्दाख में एक रणनीतिक सैन्य अभ्यास पर्वत प्रहार किया है, जो उच्च ऊंचाई वाले युद्ध और अभियानों पर केंद्रित है। यह अभ्यास भारत चीन सीमा के नज़दीक इस क्षेत्र में सेना की तत्परता और प्रभावशीलता को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है।
क्वेश्चन नंबर 16 पर आ जाइए। हाल ही में आपदा आपदा जोखिम प्रबंधन बीमा समाधान लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? आपदा जोखिम बीमा प्रबंधन समाधान लागू करने वाला भारत का पहला देश यह है नागालैंड। नागालैंड। तो आपदा जोखिम प्रबंधन बीमा समाधान लागू करने वाला नागालैंड भारत का पहला राज्य है। भारत सरकार ने आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 में पारित किया था, आपको याद हो तो। और इस अधिनियम में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के गठन की परिकल्पना की गई थी। एनडीएमए यानी राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण भारत में आपदा प्रबंधन के लिए शीर्ष निकाय है और इसकी अध्यक्षता कौन करता है? भारत के प्रधानमंत्री करते हैं। और राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की बात करें तो उसका जो अध्यक्ष होता है वो कौन होता है? उस राज्य का मुख्यमंत्री होता है। और जिला स्तर पर आ जाओ तो जिला कलेक्टर होगा अध्यक्ष। क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाइए। 9 से 15 अगस्त 2024 के मध्य हर घर तिरंगा अभियान का कौन सा संस्करण आयोजित किया जा रहा है? देखिए 2022 में तो दूसरा था हर घर तिरंगा, 23 में दूसरा था और 24 में तीसरा है। 22 में इसकी शुरुआत की थी, 22 में पहला, 23 में दूसरा, 24 में तीसरा। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। क्या है इसमें? घर पे तिरंगा लगाना होता है, उसके साथ एक सेल्फी लेनी होती है, उस सेल्फी को हरघरतिरंगा.com पर अपलोड करना होता है, फिर एक सर्टिफिकेट जो है उसको आप डाउनलोड कर सकते हो, जैसे कोविन वेबसाइट से कोविड का सर्टिफिकेट डाउनलोड करते थे। तो 9 अगस्त से 15 अगस्त 2024 के बीच आयोजित होने वाला हर घर तिरंगा अभियान इसका तीसरा संस्करण है। इस अभियान को वर्ष 2022 में आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत शुरू किया गया था। तो 22 में पहला हो गया, 23 में दूसरा हो गया और इस बार 24 में तीसरा हो गया। इस अभियान में हिस्सा लेने के लिए हरघरतिरंगा.com वेबसाइट पर जाकर तिरंगे के साथ अपनी सेल्फी पोस्ट करनी होती है। इसके बाद हर घर तिरंगा सर्टिफिकेट जनरेट हो जाता है जिसे डाउनलोड किया जा सकता है। क्या ऐसा करना आपकी देशभक्ति का प्रमाण पत्र है? चलिए छोड़िए। क्वेश्चन नंबर 18 पर आ जाइए। 7 अगस्त 2024 को किस भारतीय महिला पहलवान को पेरिस ओलंपिक से अयोग्य घोषित कर दिया गया? फोगाट, गीता बबीता, विनेश संगीता। विनेश फोगाट, ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। तो 7 अगस्त 2024 को भारतीय महिला पहलवान विनेश फोगाट को पेरिस ओलंपिक से अयोग्य घोषित कर दिया था। विनेश फोगाट को महिलाओं की 50 किलोग्राम फ्री स्टाइल कुश्ती में स्वर्ण पदक के लिए क्वालिफाई किया गया था, लेकिन 2 किलोग्राम वजन अधिक निकला उनका मॉर्निंग में जब 8 बजे काउंटिंग हुई वेट की। तो हालांकि वजन ज़्यादा होने की वजह से उन्हें प्रतियोगिता से अयोग्य घोषित कर दिया और विनेश फोगाट ने अगले ही दिन कुश्ती से संन्यास लेने की घोषणा कर दी। अभी करंटली हरियाणा में वो इलेक्शन की दावेदार हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ से एमएलए बनेंगी जीत गई तो। क्वेश्चन नंबर 19 पर आ जाइए। 7 अगस्त 2024 को केंद्र सरकार द्वारा किसे विज्ञान रत्न पुरस्कार के लिए चुना गया है? विज्ञान रत्न पुरस्कार 2024 से सम्मानित हुए हैं पद्मनाभन और भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा इनको सम्मानित किया गया। तो जी पद्मनाभन इसका आंसर हो जाएगा। डॉक्टर एस सोमनाथ को हटा दीजिए, के शिवन को हटा दीजिए, रोडनम नरसिम्हन को हटा दीजिए। तो भारत सरकार ने प्रसिद्ध बायोकेमिस्ट जी पद्मनाभन, पूरा नाम आ गया तो गोविंदराजन पद्मनाभन को पहला विज्ञान रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें यह पुरस्कार दिया। तो हर वो चीज़ इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जो पहली बार इंडिया में लॉन्च हो रही है। गोविंदराजन पद्मनाभन के बारे में कुछ और जाने।
तो गोविंदराजन पद्मनाभन तमिलनाडु के तंजौर के रहने वाले हैं और भारतीय विज्ञान संस्थान के पूर्व डायरेक्टर हैं। वे फिलहाल आईआईएससी बेंगलुरु में मानद प्रोफेसर हैं। उन्हें मलेरिया पैरासाइट पर रिसर्च के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सराहा गया है। उन्हें पद्म भूषण, पद्मश्री और शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 20 पर आ जाइए। 6 अगस्त 2024 को किस राज्य के सुलूर एयरवेज पर तरंग शक्ति 2024 जो कि एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अभ्यास है शुरू हुआ। तरंग शक्ति 2024 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अभ्यास, और पहली बार है जब इस तरह का कोई अभ्यास शुरू हुआ है। ठीक है, तरंग शक्ति 2024 पहला ही संस्करण है और ये हुआ है सुलूर एयरवेज। कहाँ पर है? तमिलनाडु में। तो तमिलनाडु के सुलार में 6 अगस्त 2024 से बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास तरंग शक्ति 2024 भारत की मेजबानी में शुरू हुआ। इस अभ्यास में करीब 30 देशों ने भाग लिया, जिनमें से 10 देशों ने अपने लड़ाकू विमानों के साथ हिस्सा लिया। सुलार एक ही बात है। चलो क्वेश्चन नंबर 21 पर आ जाइए। 5 अगस्त 2024 को किस मंत्रालय ने पहली बार जीवित मानव अंगों के परिवहन के लिए दिशा निर्देश जारी किए? सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय का तो क्या ही काम इसमें। महिला बाल विकास मंत्रालय को भी हटा दीजिए। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय भी नहीं है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, ऑप्शन नंबर बी। तो 5 अगस्त 2024 को केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने पहली बार जीवित मानव अंगों के परिवहन के लिए दिशा निर्देश जारी किए। इन दिशा निर्देशों को अंग परिवहन मानक संचालन प्रक्रिया यानी ऑर्गन ट्रांसपोर्ट नाम दिया गया है। इन दिशा निर्देशों का मकसद अंगों को यानी जो ऑर्गन्स हैं उनको संग्रह बिंदु से गंतव्य स्थान तक जल्दी पहुंचाना है। तो नाम याद रखना है उसमें मंत्रालय का। क्वेश्चन नंबर 22 पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 22 है, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर एक क्रेटर है। उस क्रेटर का नाम माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली किस देश की पहली महिला पासंग लहामू शेरपा के नाम पर लहामू रखा गया है? ये है पासंग लहामू शेरपा। ये नेपाल की हैं। ठीक है, ये है इसका आंसर। तो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर एक क्रेटर है। उस क्रेटर का नाम माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली नेपाल की पहली महिला पासंग लहामू शेरपा के नाम पर लहामू रखा गया है। पासंग लहामू शेरपा 22 अप्रैल 1993 को माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली नेपाली महिला बनी थी। लगभग देखा जाए तो 24, ठीक है, 31 साल हो गए। और नेपाल सरकार ने पासंग लहामू को अंतर्राष्ट्रीय दिग्गज के रूप में घोषित किया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 पर आ जाइए। 6 अगस्त 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर से सम्मानित किया गया है? यह है फिजी का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर, ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। यह प्रश्न को ऐसे ही पूछ लेगा। 6 अगस्त 2024 को फिजी के सर्वोच्च नागरिक सम्मान कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर से किस भारतीय को सम्मानित किया गया है? 4 ऑप्शन दे देगा। गृह मंत्री अमित शाह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, विदेश मंत्री एस जयशंकर या राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। तो आंसर क्या है? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। तो 6 अगस्त 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को फिजी के सर्वोच्च नागरिक सम्मान कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से सम्मानित किया गया। यह सम्मान उन्हें फिजी के राष्ट्रपति रातू विलियम मेवालिली काटो निवेरे ने दिया था। यह सम्मान भारत फिजी के मजबूत संबंधों को दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 24 पर आ जाइए। 3 अगस्त 2024 को किस नृत्यांगना का निधन हो गया? किस नृत्यांगना का निधन हो गया? इनका निधन हो गया। इनका नाम है यामिनी कृष्णमूर्ति, ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर।
देखिए, भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना यामिनी कृष्णमूर्ति का 3 अगस्त 2024 को निधन हो गया। यामिनी कृष्णमूर्ति का जन्म हुआ था 20 दिसंबर 1940 को। तो 40 यानी 60, वो 24 ये हो गए, 84 वर्ष की अवस्था में इनका निधन हो गया। भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी में अपना महारत के लिए जानी जाती हैं ये। 1968 में पद्मश्री से, 2001 में पद्म भूषण से और 2016 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया जा चुका था इनको। यामिनी कृष्णमूर्ति भारत की अग्रणी शास्त्रीय नर्तकियों में से एक थी। उन्होंने दशकों तक भारत में शास्त्रीय नृत्यों को प्रभावित किया। उनका निधन हुआ अपोलो अस्पताल में और भारत के प्रधानमंत्री ने उनके निधन पर शोक संवेदना व्यक्त की थी। क्वेश्चन नंबर 24 पर आ जाइए। किस भारतीय 25 ऊपर का कौन सा था? 24 था। चलिए, तो 25 है, तो अंतिम प्रश्न है ये। किस भारतीय खिलाड़ी को 2024 पेरिस ओलंपिक के समापन समारोह के लिए भारत का ध्वज वाहक नामित किया गया? समापन समारोह की बात कर रहा है। मनु भाकर, योगेश्वर दत्त, नीरज चोपड़ा, मीराबाई चानू। 2 लोग थे ये समापन समारोह में ध्वजवाहक। एक है मीराबाई चानू, ठीक है, ये हैं शूटर 10 मीटर एयर राइफल, और दूसरे हैं हॉकी के प्लेयर। तो पेरिस ओलंपिक 2024 के समापन समारोह में भारत के ध्वजवाहक मशहूर हॉकी गोलकीपर पीआर श्रीजेश और स्टार निशानेबाज मनु भाकर थी। तो पीआर श्रीजेश तो नाम है नहीं ऑप्शंस में, इसलिए मनु भाकर सही होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो विकल्प डी थोड़ी ए होगा ना फिर। चलिए, तो 14 हो गए, मॉर्निंग में 11, ये हो गए 14। तो 25 प्रश्न की प्रैक्टिस आज हमने की है करंट अफेयर्स की। और बिल्कुल एग्जाम में प्रश्न बनेंगे, प्रैक्टिस करते रहिएगा। आरओ में भी बनेंगे, पीसीएस में भी बनेंगे। धन्यवाद।